अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। सबसे पहले जिक्र दास्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दास्तक। वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार अरशद मलिक बरतरफ, लीगी क़यादत का इजहार तशक्कुर, नवाज शरीफ को इंसाफ देने का मुतालबा, क्या जज अरशद मलिक के किए गए फैसले कलअदम हो सकेंगे? जुल्फी बुखारी और बाबर अवान की बरियत के फैसलों पर भी सवालिया निशान। अरशद मलिक बरतरफ, नवाज शरीफ कब बरी होंगे? नून लीग जज और फैसले को दागदार क्यों करार दे रही है? मुस्लिम लीग सजा मुअत्तली के लिए कौन से कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी? और फिर कुछ सियासी मामलात पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के साथ गुफ्तगू भी आज के दस्तक का हिस्सा होगी। हादसे पर हादसा, फिर एक और हादसा। दावों के बावजूद पाकिस्तान रेलवेज का किबला दुरुस्त क्यों नहीं हुआ? PIA, रेलवेज और दीगर शोबों में नाकामी पर वज़रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मीर रियासत के दर पर दस्तक भी आज के दस्तक में शामिल होगी। आज पाकिस्तानी तारीख का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। जी वही अरशद मलिक जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दबाव में आकर करने का एतराफ़ किया था। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 7 सीनियर जजेस साहिबान ने शिरकत की। इनमें जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल थे। कमेटी ने अपने फैसले में अरशद मलिक को बरतरफ करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को मुस्लिम लीग नून और हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही अपने मौक़िफ़ की कामयाबी करार दे रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने जज अरशद मलिक की बरतरफी के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि साबित हो गया है कि जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया था और 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाले शख्स को नाहक सजा दी। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जारी करदा एक एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ का कहना है कि सच्चाई सामने आने पर इंसाफ का तकाजा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ की सजा को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का फैसला दरअसल नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। फैसला आने के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने भी इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने यके बाद दीगरे 2 ट्वीट्स की हैं। मरियम नवाज का कहना है कि आज का फैसला बेशक सच की फतह और झूठ की शिकस्त है। इस फैसले ने नवाज शरीफ पर ही नहीं बल्कि अदल इंसाफ के दामन पर भी एक और बड़ा दाग लगाया। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है जिसके यहाँ ना देर है ना अंधेर। अब अदलिया के वकार और इंसाफ का तकाजा है कि दागदार जज के दागदार फैसलों को भी फाड़ फेंका जाए। ये मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं जो अपना और आप अपने ख़ानदान को बिगड़ता देखते हैं, बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेते हैं, मगर आइन और कानून को सरबुलंद रखते हैं। नवाज शरीफ का सब्र जीत गया। नवाज शरीफ की इस्तकामत जबर पर भारी रही। नवाज शरीफ के चाहने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर सजदा शुक्र अदा करें। फैसले पर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने भी एक ट्वीट की है और उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि जज अरशद मलिक ब्लैकमेल केस के 2 किरदार में से एक अरशद मलिक खुद बरतरफ हो गए हैं। इस खेल का दूसरा किरदार मरियम सफदर, जिसने जज की नाजेबा वीडियो इस्तेमाल करके अपील पे असरअंदाज होने की कोशिश की, अभी सजा होना बाकी है। वैसे याद रहे कि अरशद मलिक की तैनाती शाहिद अब्बासी ने की थी। अब इस फैसले के बाद कानूनी नकात पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, इसके कानूनी पहलुओं पर भी बात करेंगे। पहले अरशद मलिक केस का जायजा लेते हैं। अरशद मलिक केस की जड़ें 24 दिसंबर 2018 के उस फैसले से मिलती हैं जिसके तहत उन्होंने एहतसाब अदालत के जज की हैसियत से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक दूसरे रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया था। साबिक वज़ीर आज़म को उसी वक्त कमरा अदालत से गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया था। मामले में उस वक्त इंतहाई अहम मोड़ आ गया जब 6 जुलाई 2019 को जज अरशद मलिक का एक वीडियो स्कैंडल सामने आया जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को दबाव में आकर सजा देने का एतराफ़ किया था। ये मुबैना वीडियो और ऑडियो सबूत नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने रखे थे। इस मौके पर गुफ्तगू के दौरान मरियम नवाज ने कहा था कि सजा देने वाला खुद बोल उठा है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती और नाइंसाफी हुई है। जज ने खुद बताया कि उन्हें किसी जगह बुलाकर उनकी अखलाक से गिरी हुई जाती वीडियो दिखाई गई। जज ने कहा कि बात ना मानने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। मरियम नवाज ने आला अदलिया से मामले की तहकीकात के साथ साथ बरी करने का मुतालबा भी किया था कि मैं नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह ताला मुर्सी नहीं बनने दूंगी। फैसला सुनाया नहीं सुनवाया गया है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ नवाज शरीफ के खिलाफ केस में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो उनके खिलाफ केसेस को नल एंड वॉइड करार दे के
उनको बाइज्जत बरी किया जाए। मरियम नवाज ने इंकशाफ किया था कि उनके पास इससे भी बड़े सबूत हैं। मरियम नवाज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी मंजरनामे पर एक भौचाल आ गया था। इस तमाम मामले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 मरतबा जज अरशद मलिक से मुलाकात की थी, जबकि इस तमाम मामले से मुताल्लिक उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा को भी आगाह किया था। बादजा 12 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया था और खत लिखा था, जिस पर वजारत कानून ने एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज को मजीद काम करने से रोक दिया था और लॉ डिवीजन को रिपोर्ट करने के अहकामात भी सादर किए थे। उसी रोज जज अरशद मलिक की जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक खत और बयान हल्फी जमा कराया गया था, जिसमें वीडियो में लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया गया था। बयान हल्फी में दावा किया गया था कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले के बाद ओहदे से इस्तीफा देने के लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश की थी। जज अरशद मलिक ने दावा किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों की जानिब से उन्हें अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के हक में फैसला देने पर मजबूर करने के लिए रिश्वत की पेशकश और संगीन नताइज की धमकी दी गई और बादजा ओहदे से इस्तीफा देने पर भी मजबूर किया गया। अब अरशद मलिक का केस सुप्रीम कोर्ट पे गया। अदालत ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अरशद मलिक ने जो बयान हल्फी जमा कराया था वो दरअसल उनका एतराफ़ जुर्म था। फैसले में कहा गया था कि उन्होंने अपने बयान हल्फी में मुजरिम नवाज शरीफ के बेटे के साथ मुलाकात का एतराफ़ किया है और इस पेशरफ्त के बाद एहतसाब अदालत के साबिक जज ने इससे मुताल्लिक आला हुक्काम को ना ही आगाह किया और ना ही वो खुद अदालती कार्रवाई से अलहदा हुए। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस वीडियो के बारे में दरखास्त की समाअत के दौरान कहा था कि जजेस के सर शर्म से झुक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा था कि चूंकि अरशद मलिक लाहौर हाई कोर्ट के मातहत थे, इसलिए वही उनके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार रखती है। आज लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने जज को नौकरी से बरतरफ करने के अहकाम जारी किए। मरियम नवाज की जानिब से वीडियो जारी करने के बाद वफाकी हुकूमत ने मामले को अपने इख्तियार में लेने की कोशिश की। उस वक्त की मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग टेप का सहारा लेकर अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा कर रही है, इस वीडियो की आड़ में सियासत करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग को खिलाफे कानून भी करार दिया था। उस वक्त फिरदौस आशिक अवान क्या कह रही थी, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। टेप का सहारा लेके नून लीग की उखड़ती सांसों को, इस डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए आज मरियम बीबी ने टेप का सहारा लिया, जिसने ये हरकत की। पहली बात ये कि किसी की प्राइवेसी को उससे पूछे बगैर उसके साथ गुफ्तगू करते हुए उस कंटेंट को टेप करना ही कानूनी तौर पे जुर्म है। उस वक्त के वफाकी वजीर कानून फरूख नसीम और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने नवाज शरीफ की सजा को मेरिट के मुताबिक करार दिया। वजीर कानून फरूख नसीम ने उस वक्त कहा था कि प्रेस रिलीज और बयान हल्फी देखने के बाद ये बात वाज़ेह है कि अरशद मलिक ने मेरिट पर फैसला किया है। शहजाद अकबर ने उस वक्त नुक्ता उठाया था कि अरशद मलिक की तकर्री को देखना होगा कि ये किन मकासद के लिए हुई है। अगर तो ये एफिडेविट जो है इसकी रूह से चला जाए तो फैसला जो भी हुआ है वो तो जज साहब ने मेरिट पे किया है। उन पे हर किस्म का दबाव था, हर किस्म का प्रेशर था, ये एफिडेविट में लिखा है। अब अगर इसकी इंक्वायरी की जाए तो ये ज़रूर देखना होगा कि ये पूरी स्कीम के पीछे क्या था, किस तरह से एक जज को पहले दालिश दी गई, धमकियाँ दी गई और बाद में ब्लैकमेल किया गया। उन तमाम वीडियोस का भी पता चलना चाहिए जो वीडियोस में इस्तेमाल हुई हैं, उन वीडियोस को बनाया कैसे गया, और फिर वो चीज़ की तफ्तीश होनी चाहिए कि अभी भी जुडिशल प्रोसेस को असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। वजीर कानून और मुशीर बराए एहतसाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने जद्दा में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब मामला अदालतों और नून लीग के दरमियान है तो हुकूमत क्यों जज अरशद मलिक के बयान की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि वज़रा को इन मामलात पर नहीं बोलना चाहिए, ये गलत अमर है। वफाकी काबीना में भी इस मामले पर इख्तलाफ रहा है, ताहम इसके बावजूद वजारत कानून बार बार मुदाखलत करती रही, यहाँ तक कि अरशद मलिक को डेपुटेशन पर वजारत कानून में तैनात किया गया। अरशद मलिक को मिसकंडक्ट की वजह से मुलाजमत से बरतरफ किया गया। उन्हें फरवरी 2018 में एहतसाब अदालत नंबर 2 का जज मुकर्रर किया गया। उन्होंने बाबर अवान को नंदीपुर पावर केस से बरी कर दिया था। अब अरशद मलिक की मौतली के बाद सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या एहतसाब अदालत के जज की हैसियत से उनके फैसले कालअदम करार दिए जाएंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सामने कौन से कानूनी रास्ते हैं, साबिक वजीर आजम की सजा मुअत्तली की दरखास्तों की कानूनी हैसियत क्या होगी,
अरशद मलिक के लाने में ताखीर क्यों हुई है, इस पर यकीनन इसके सियासी रिपरकशंस भी हैं, सियासी इंप्लीकेशंस भी हैं। इस पर भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इसके कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जज अरशद मलिक की बरतरफी के मामले के बाद एक सवाल बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, और वो ये है कि क्या जज की बरतरफी के साथ ही उसके दिए गए फैसले भी कलअदम हो जाएंगे, नल एंड वॉइड करार दे दिए जाएंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। जजेस का अपना रवैया जो भी हो, उनके साथ फैसलों के बाद जो भी हो, उनके फैसले जो हैं उन्हें एक ऐसी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो फैसले उनके बदलने के साथ, जज के बरतरफ होने के साथ फैसले जो हैं वो कलअदम करार नहीं दिए जा सकते, ना कभी ऐसा हुआ है। इसकी कई मिसालें हैं। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि ये जो जब जजेस केस आया है, बड़ा मशहूर केस था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो पीसीओ जजेस थे ये ऐसे समझा जाएगा कि जैसे सिरे से ये जज बने ही नहीं थे, जज थे ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद उनके फैसले कलअदम करार नहीं दिए गए। इसी तरह बहुत सारे जजेस करप्शन के इल्ज़ामात में निकल जाते हैं। बहुत सारे जजेस जो है वो मुख्तलिफ वजूह की बुनियाद पर, मिसकंडक्ट की बुनियाद पर निकल जाते हैं। कहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल निकाल देती है, कहीं नीचे हाई कोर्ट निकाल देती है। तो उनका निकल जाना या उनका बरतरफ हो जाना जो है वो फैसलों के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। फैसले जो है उन्होंने अपने मेरिट पे देखा जाना है, और उसमें चूंकि अपील जो है वो कंटिन्यूएशन है ट्रायल की, तो जो अपीलेट कोर्ट है वो उसके सारे अलह को, उसके तमाम पहलुओं को देखती है, उसका जायजा लेती है, और अगर वो ये समझे कि ये फैसला जो है कानून के मुताबिक नहीं है, हकायक के बरक्स है, मिस रीडिंग हुई है, नॉन रीडिंग हुई है, या फैक्ट्स जो है उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया गया, लॉ को अप्रिशिएट नहीं किया गया, एविडेंस प्रॉपरली नहीं देखी गई, तो वो कोर्ट जो है वो उसमें कई उसके पास ऑप्शन है, उस फैसले को सेटिसाइड कर सकती है, उस फैसले को दोबारा नीचे भेज सकती है ट्रायल कोर्ट को कि आप इसको दोबारा इस पर नजरसानी करें, और इसको यानी डिनोवो ट्रायल भी का भी हुक्म दे सकती है, और यानी दोबारा ट्रायल किया जाए, और उसको दोबारा नीचे फैसला करने वाले को ये कह सकती है कि इन पहलुओं का भी जायजा लिया जाए जो नज़रअंदाज हो गए हैं, तो वो उन्हीं के पास दोबारा भी भेजा जा सकता है। इसलिए ये बात अक्सर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुशफहमी, गलतफहमी में कह देते हैं, और ख़ास तौर पर एक जो हवाला दिया जा रहा है उसकी मैं वजाहत कर दूं। जो कहा जा रहा है कि जी राशिद अजीज़ खान और मलिक क़यूम साहब ने जो फैसला किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाले केस का, उसमें मामला ये हुआ था कि उस वक्त जो टेप आई थी, उस टेप में उस वक्त के जो शहबाज शरीफ साहब थे वो गुफ्तगू करते हुए दिखाए गए थे जज के साथ के, दोनों जज साहबान के, ये ख़ास तौर पर मलिक क़यूम के साथ कि जी भाईजान ये फैसला चाहते हैं और वो फैसला चाहते हैं। उस फैसले, उसके टेप को किसी ने चैलेंज नहीं किया था। इस पे ज़मीनी सवाल है मेरा, जज है, आप ये कह रहे हैं कि जजेस की बरतरफी से उनके दिए गए फैसले नल एंड वॉइड नहीं होते, कलअदम करार नहीं दिए जा सकते। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्योंकि जो बरतरफी का फैसला आया है वो इसी तनाजुर में है नवाज शरीफ के इस केस के मामले पर, और यहीं से फिर क्योंकि जज ने भी कहा कि उन पर दबाव डाला गया था, प्रेशराइज किया गया था, तो इस तनाजुर के अंदर क्योंकि मामला कनेक्टेड है इस केस के साथ, क्या इसे भी कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं होगी कि इस केस के तनाजुर में इसको सेट असाइड कर दिया जाए या ये नल एंड वॉइड हो जाए? ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता है? इसमें दो फैसले हैं, इसी जज ने दो फैसले किए हैं। एक फैसला जो है जिसमें नवाज शरीफ साहब को 7 साल की सजा दी गई है, और एक वो फैसला है जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया है। अगर ये इसे दोबारा देखा जाएगा जज के कंडक्ट की वजह से और जज के मिसकंडक्ट की वजह से या जज के करैक्टर की वजह से, तो फिर दोनों को देखा जाएगा, एक फैसला नहीं देखा जा सकता, और ऐसा होता नहीं है। तब उसके लिए फिर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ क्या है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी नायब सदर मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, जिसमें ये तमाम तर इल्जामात लगाए गए थे और वीडियो टेप जो है वो मंजर आम पर आई थी। आप क्या समझते हैं कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ क्या है? क्या उन्हें फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? क्योंकि इस वक्त जो एपलेट कोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये पहले ही ज़ेरे समात है, उसका फैसला भी आना बाकी है। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि या तो रीट्रायल हो केस का या फिर इसको सेट असाइड किया जाए?
ये बिल्कुल उन्हें अप्रोच करना होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, अब बाकायदा एप्लीकेशन देनी होगी कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वो जो उसका एफिडेविट है उसे भी बनाया जाए। उसके अलावा जो वीडियोज़ हैं, एक वो जो इसकी जिसमें उसकी जज की वो नाशाइस्ता हरकत की वीडियो है और एक वो जो जज ने वो अपना बयान दिया है मुबैना तौर पर, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है कि उसको उस सारे थ्रेशोल्ड पे देखा जाएगा कि क्या इसकी कोई एविडेंसली हैसियत है या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो उसे ओन ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने ओन नहीं किया उस एविडेंस को। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये किसने बनाई और कैसे पेश की गई। तो ये सारी बात जो है, अगर जज का करैक्टर इस तरह का करैक्टर है तो वो करैक्टर बुनियादी तौर पर दोनों केसेस में देखा जाएगा। अगर करैक्टर देखा जाएगा, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड होगा। जज के करैक्टर को कभी नहीं देखा जाता, जज जो जिस तरह का भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। साबिक सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसके जो सियासी रेपरकशंस है और ख़ासतौर पे जो सियासी बाज़गश्त इस वक्त जारी है, कहीं -1 की बात हो रही है, कहीं कुर्सी मजबूत या कमज़ोर होने की बात हो रही है, इस वक्त जो सियासी उफ़क़ के ऊपर जैमगोइयाँ जारी हैं, इस पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। आगाज़ में बड़ा सादा सा सवाल है आपसे कि जज अरशद मलिक की बरतरफी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों मिठाइयाँ बांट रही है? क्योंकि केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, फैसला एपलेट कोर्ट ने करना है। देखें, मिठाइयाँ नहीं बांट रही। आज मैं समझता हूँ कि जो हमारा शुरू से स्टांस था कि इन नैब की अदालतों में इंसाफ नहीं है, आज वो वाज़े हो गया पूरे मुल्क पर। और ये तारीख का हिस्सा बनेगा कि ऐसे जज थे जो दबाव में आकर या रिश्वतें लेकर जो फैसले करते थे। और ये आम फैसला नहीं था, ये मुल्क के सबसे ज़्यादा अरसा इक़्तिदार में रहने वाले सियासतदान का फैसला था। तो आज ये फैसले डाउटफुल हैं। नैब की प्रोसिक्यूशन डाउटफुल है। वहां पर जो जीआईटी पेश हुई उसका सारा मामला डाउटफुल है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जज की बरतरफी के तो साथ ये फैसले जो के सारी कलअदम होने का बातें मामला यकीनन उस पर अभी बात होनी है। लेकिन भाई साहब, मैं एक ट्वीट आपके गोशगुजार करना चाहूंगा। ये शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट की है, कहते हैं जज अरशद मलिक ब्लैकमेल केस के 2 किरदार हैं। इनमें से एक अरशद मलिक जो खुद बरतरफ हो गए हैं। इस खेल का दूसरा किरदार मरियम सफदर है, जिसने जज की नाजेबा वीडियो इस्तेमाल करके अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की। अभी सजा होना बाकी है। और वैसे याद रहे कि अरशद मलिक की तैनाती शाहिद खाकान अब्बासी ने की थी। जी, तो मैं मुझ पे केस बना देना। ये कौन साहब है जो ये ट्वीटें करते हैं? ये मिर्जा शहजाद अकबर साहब है सर, मुआविन खुसूसी बराए ये हर एहतिसाब। किस्म के यहाँ तोहफे इकट्ठे हुए हैं। इनका कोई ताल्लुक इस मामले से नहीं है। मरियम साहिबा ने ये वीडियो पेश की थी जिसकी बुनियाद पर ये बरतरफ हुए हैं। तो आज जज मामूली इंसान नहीं होता, स्याह और सफेद का फैसला करता है। जिंदगी और मौत का फैसला उसके इख्तियार में होता है, लोगों की जिंदगियों का फैसला करता है। अगर आज इस किस्म के जो लोग जज हैं जो ये फैसले कर रहे हैं, तो क्या लोग इंसाफ की को करेंगे? अगर एक शख्स जो 3 दफा वज़ीर आज़म रहा हो, उसके साथ इंसाफ उसको नहीं मिल सका अदालत में, तो फिर आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा? आज ये लम्हा फिक्रिया है और मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब खुद इस मामले को उठाएंगे, इसका सुओ मोटो नोटिस लेंगे और इस किस्म के मामलात को खत्म करेंगे। आप यकीन करें कि भाई साहब की अदालत की साख जरूर मजरूह हुई है। एतमाद उठता जा रहा है अदालतों से। बिल्कुल एग्री करता हूं, अदालत की साख जरूर मजरूह हुई है इस तमाम तर मामले से। लेकिन भाई साहब, अगर अल अजीजिया रेफरेंस केस में जो 7 साल की सजा सुनाई गई थी उसको कलअदम कराना है या ये मामला रीट्रायल में जाना है, तो उसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त देना पड़ेगी और जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा कि क्योंकि बरतरफ हो गए, लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने जज अरशद मलिक को बरतरफ किया है, लिहाजा आप गौर करें कि ये जो सजा सुनाई गई थी या तो इसको कलअदम करार दिया जाए या फिर रीट्रायल में जाया जाए। तो क्या आप वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करेंगे या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? मुझे इसकी कानूनी पेचीदगी का इल्म नहीं है कि कानून इसको कैसे ट्रीट करेगा। ये गैर मामूली बात है कि बिल्कुल ये बहुत कम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में
ये ज़रूर हुआ है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला था कि अपनी वफात से पहले उस अदालत के हर जज ने कहा कि मैंने दबाव के तहत ये गलत फैसला किया है। नसीम हसन शाह साहब की जो चीफ जस्टिस बाद में बने, उनकी भी आप बीती समझें जो समझें, उन्होंने बयान दिया। तो ये चीज़ें, और इसके बाद अब ये फैसला आया है, तो ये चीज़ें लम्हा फिक्री हैं हम सब के लिए, इस मुल्क के लिए, कि आज हमारी अदालतों पर अवाम का एतमाद उठता जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लेंगे और ख़ुद इसका कोई हल निकालेंगे। आप ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके लिए जो है वो कि अदालत की चाराजोई नहीं करेगी? क्योंकि माजी में देखा गया है कि जजेस की बरतरफी के साथ कुछ ऐसे फैसले थे जो नल एंड वॉइड नहीं हुए। जस्टिस कुयूम का इस हवाले से रेफरेंस दिया जाता है, और खासतौर पर जज अरशद मलिक ने जो फैसले दिए हैं वो भी बड़े अहम नौयत के हैं। बाबर अवान साहब की बरियत के हवाले से भी जज अरशद मलिक साहब का बड़ा किरदार है, और फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो आप ये समझते हैं कि आज खुद नोटिस केस अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लें तो ठीक है, अदरवाइज मुस्लिम लीग नून जो है वो अदालती दरवाजा नहीं खटखटाएगी? नहीं, आप तो मुझसे बड़ा हतमी फैसला मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो भी अपना लीगल राइट है उसको कभी नहीं छोड़ेगी, वो नवाज शरीफ साहब का हक है। मैं तो बात कर रहा हूं कि जो इस अदालत में हुआ, वो जज इस मामले में मशकूक है, उसकी वीडियो हैं कि वो रिश्वत की बातें कर रहा है, वो दबाव की बातें कर रहा है, वो ब्लैकमेल की बातें कर रहा है, उसके पर उसको हटाया गया है। यानी जिस मामले पर उनको हटाया गया, अभी तो मैंने लाहौर हाईकोर्ट का हतमी फैसला नहीं पढ़ा कि जज को क्यों हटाया गया है, लेकिन उसका बराह रास्त लिंक जो है वो नवाज शरीफ साहब के केस से है। तो ये गैर मामूली कैफियत है, और ऐसे मामलात में अदालत की साख को बहाल करने के लिए, जजों की साख को बहाल करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब की ये उनका ये जिम्मेवारी है कि वो इस मामले को अगर वो चाहें, ये उनका अपना फैसला होता है, सो मोटो मैं उनको नहीं कह सकता, लेकिन शायद आज ये ज़रूरत है कि ऐसे मामले पर आला अदालतें जो हैं वो इसका नोटिस लें और इसके बारे में कोई फैसला करें, वरना हम तो अपना लीगल हक तो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। मिर्जा शहजाद अकबर के हवाले से आपने कहा कि आप नहीं जानते, लेकिन जो LNG स्कैंडल है उसमें 2 साल से नैब की पेशियां भी हैं, 6 माह आपने कैद भी भुगती है। अब फिर नैब ये कह रही है कि अगले 6 हफ्तों में कोई रेफरेंस भी तैयार कर रही है, और LNG स्कैंडल में कोई रेफरेंस जो है वो दायर करने जा रही है। कैसे देखते हैं इस मामले को? ये शहजाद अकबर साहब कोई नैब के अफसर हैं? नहीं, लेकिन मुआविन खुसूसी एहतसाब है ना सर। बहुत सारे केसेस तो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जब होते हैं तो फिर बहुत लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, और उस पर फिर यकीनन नैब को केसेस फॉरवर्ड भी किए जाता है। जी, इनका नैब से अगर ताल्लुक नहीं तो फिर नैब का सवाल आपने जो किया है, मेरे ऊपर एक रेफरेंस बना है जो अभी तक मुझे मिला नहीं है। 2 साल गुजर चुके हैं, मैं 8 साल जेल भी काट चुका हूँ, 70 दिन नैब के रिमांड में रहा हूँ। तो उन्होंने कोई और रेफरेंस बनाना तो वो भी बना लें, उस रेफरेंस की वही हैसियत होगी जो पहले रेफरेंस की है, क्योंकि बात तो कोई मिली नहीं है, केस कोई है नहीं। अब ज़बरदस्ती आपने केस बनाने तो बनाते रहे, हम अदालत में मुकाबला कर लेंगे। अच्छा भाई साहब, ऑपोजिशन क्योंकि बड़े अरसे से ज़ेर अताब है, और फिर ये गिला भी है कि जब कोई लीडर बोलता है ऑपोजिशन का तो फिर नैब की तरफ से बुलावा आ जाता है। आज फिर तलबी थी, ख्वाजा साहब को भी नैब ने बुलाया हुआ था, फिर अब रेफरेंस की भी बात हो रही है। यानी ऑपोजिशन तो बड़े अरसे से कॉर्नर्ड है, और फिर ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत से तंग भी बहुत ज़्यादा है, खुश नहीं है। और फिर आप ये कहते हैं कि हुकूमत को घर भेजने के हवाले से कोई आईनी और जमहूरी तरीक़ाकारी इख्तियार करेंगे। तो ऑपोजिशन इस वक्त किस आईनी ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहती है? ये कौन से आईनी ऑप्शन हैं जो ज़ेर गौर हैं हुकूमत के अगेंस्ट? देखिए, हम हुकूमत से तंग नहीं है, ये एक नाकाम हुकूमत है, हमें क्या तंग करेगी? जो उसने करना था, नैब को इस्तेमाल करना था, पुलिस करनी थी, जो कुछ करना था कर लिया है। आज इस मुल्क के सारे अवाम इस हुकूमत से तंग हैं। इसने मईशत को तबाह कर दिया है, मुल्क को तबाही के धाने पर खड़ा कर दिया है, तरक्की ख़त्म कर दी है, रोज़गार ख़त्म कर दिया है, सीपैक ख़त्म कर दिया है। तो मैं तो तंग इसलिए हूँ कि मैं जिन अवाम की नुमाइंदगी करता हूँ वो आज तंग हैं। तो जो ऑप्शन भी हमारे पास हुआ हम इस्तेमाल करेंगे। इस मुल्क हुकूमत का हर लम्हा इस मुल्क पर भारी है, ये बात याद रखें। हम नहीं चाहते कि जमहूरियत डीरेल हो, हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जमहूरी अमल के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपोजिशन इंशाल्लाह उनको मुल्क के मफाद में, असूल इक़्तिदार के लिए नहीं,
मुल्क के मुफाद में इंशाल्लाह इस्तेमाल करेगी। अच्छा भाई साहब, आप क्योंकि बड़े सीनियर सियासतदान हैं और उन चंद लोगों के अंदर मौजूद हैं इस वक्त पार्लियामान के अंदर जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद का जो इस्तेहकाक है उसको एक्सरसाइज भी किया हुआ है, अभी आप एट दिस पॉइंट इन टाइम समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने की पोजीशन में है ऑपोजिशन या इस हक को एक्सरसाइज करेंगे? देखिए, जो तहरीक अदम एतमाद लाने के नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं, जो मेरा ख्याल है 67 या 70 बंदे तहरीक अदम एतमाद मूव कर सकते हैं। 1/3 मेजॉरिटी चाहिए। मैंने जी आपको 1/3 चाहिए ना सर? 1/3 मेजॉरिटी चाहिए ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए। जी 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 1/3 से आप मूव कर सकते हैं, वो नंबर तो हमारे पास हैं। अब बात यह है कि क्या तहरीक अदम एतमाद का जो निज़ाम है उसके तहत अब तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कर सकते हैं? नहीं, मेरा इस पर ज़ाती ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने 172 मेंबर प्रोड्यूस करने होते हैं असेंबली में जी। यहाँ जो हुकूमत है वो नैब को भी इस्तेमाल कर रही है, आज वो पुलिस को भी इस्तेमाल कर रही है, वो मेंबर उठाकर ले जाएगी तो तहरीक अदम एतमाद वहीं रह जाएगी। जो 1989 की तहरीक एतमाद थी उसमें भी यही हुआ था कि 5-6 मेंबर हुकूमत पकड़ के ले गई और तहरीक अदम एतमाद फेल हो गई। तो आज तो ना सूबाई हुकूमत हमारे पास है ना वफाक में है, कोई तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं है, तो नैब उठा के ले जाएगी, 10-15 मेंबरान, तहरीक अदम एतमाद ख़त्म हो जाएगी। तहरीक अदम एतमाद एक आखिरी स्टेप होता है जो मैं नहीं समझता कभी भी मुल्क के मुफाद में होता है, लेकिन वो एक इजहार होता है इस बात का कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। कामयाब हो या ना वो अलग बात है, कामयाबी मैंने फिजिकली आपको बता दी है, 10-12 दिन का प्रोसेस होता है, उसमें हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल करके मेंबरान को यानी आप ये कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद वाला मामला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पाकिस्तानी सियासत के अंदर? इस्तेमाल तो किया जा सकता है इस्तेहकाक, लेकिन प्रैक्टिकली आपको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और आप कह रहे हैं कि आखिरी जो है वो तरीका होगा। उससे पहले कौन से ऑप्शंस हैं? कोई इन हाउस चेंज भी ज़ेरे गौर है? क्या मामला है? ऑपोजिशन उससे पहले क्या करेगी सर? इजहार राय जो है ना, ये आखिरी इजहार राय होता है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हम इस पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करते हैं, ये तहरीक अदम एतमाद होती है जी। अब तब्दीली तो एक बुरा लफ्ज़ हो गया मुल्क के अंदर कि हुकूमत कैसे जाएगी। हुकूमत जाएगी अपने काम से। अगर ये हुकूमत काम कर रही होती, मैं सबसे बड़ा हामी हूं कि हुकूमतें 5 साल पूरी करें, आखिरी दिन तक हुकूमत करें, जो अवाम का मैंडेट, इसके पास तो अवाम का मैंडेट भी नहीं है, फिर भी हमने कहा चलें जमहूरी अमल में हिस्सा लेते हैं, असेंबली में आ गए। हम आज भी कहते हैं हुकूमत काम करे, कर सकती है, हमें तो कोई काम नज़र नहीं आया 2 साल में। तबाही पूरे मुल्क की कर दी है, हर शोबे को तबाह कर दिया है। तो अब हुकूमत को अब खुद आईना नज़र आया है, जो असेंबली में वोट हुआ, 2 हफ्ते हुकूमत के हर वजीर हर शोबा लगा रहा, इशाइया दिया गया, जब वोट निकले तो 160 थे, यानी अक्सरियत हुकूमत असेंबली में डेमोन्स्ट्रेट करने में नाकाम रही है। उसको अक्सरियत की ज़रूरत नहीं थी। असेंबली का वोट, जो बजट का वोट होता है, वो हाजिर मेंबरान की अक्सरियत पे होता है, लेकिन ये मौका था कि अक्सरियत शो करते, नहीं कर सके, आज भी नहीं कर सकेंगे। एक इत्तेहादी छोड़ गया, छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद है वो आखिरी मरहला होगा। अब आपने इशाइये की बात की है, अब भाई साहब उस इशाइये के अंदर वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, लेकिन उसके 2 दिन बाद पार्लियामान के अंदर जब वो आए तो उन्होंने कहा कि अगर -1 होता भी है, अगर आप -1 कराना भी चाहते हैं, बहुत जोर लगाना चाहती है ऑपोजिशन, तो फिर जो भी यहाँ पे आएगा वो ऑपोजिशन को छोड़ेगा नहीं। वो चाहते हैं कि NRO मिल जाए 6-7 लोगों को, वो होने वाला नहीं है। तो आपको क्या दिखाई देता है जब वज़ीर आज़म ने ये स्टांस चेंज किया है, जैसे यू टर्न कह लें आप कि -1 हो भी गया तो क्या इन हाउस चेंज वाला मामला भी ज़ेरे गौर है? वज़ीर आज़म का काम ही यू टर्न करना है। उनको ये मालूम नहीं है कि -1 अपोजिशन नहीं कर सकती, -1 उनके अपनी जमात से होगा। ये -1 की जो बात होती है, ये बड़ी पुरानी बात है, ये मैं नहीं समझता हूँ -1 मुमकिन होता है। लेकिन -1 हमेशा जमात के अंदर से होता है कि जमात की जो लीडरशिप होती है उसको तब्दील किया जाता है। तो वज़ीर आज़म साहब की ज़हनी कैफियत कोई दुरुस्त नहीं है, दबाव में है या बौखलाहट का शिकार हैं, मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं। बजट के 3 तकरीरें उन्होंने की हैं बजट के दौरान, एक में भी बजट का जिक्र नहीं किया, अवाम की तकलीफ का जिक्र नहीं किया, अपनी बात करते रहे, ओसामा बिन लादेन की बातें करते रहे हैं। ठीक है भाई साहब, अवाम की मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि जिस पर नोटिस लिया जाता है वो चीज़ महंगी हो जाती है, वो चीनी स्कैंडल हो, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आती है, चीनी महंगी हो जाती है, वो तेल बहरान हो,
उसका हल नहीं लगता और उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। आईपीपीस का मामला, स्कैंडल्स दर स्कैंडल्स, यानी बहुत सारी तकलीफें तो आवाम को उठाना पड़ रही हैं। अगर ऑपोजिशन अभी किसी इंतजार में है, कुछ सोच रही है या फाइनल स्टेजेस पर नहीं जाना चाहती है, तो फिर अवाम को मजीद कितनी देर तक मुश्किल बर्दाश्त करना पड़ेगी? क्या ऑपोजिशन ऐसा भी सोच रही है? वो टाइमलाइन क्या है? कब तक ये अमल आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं तो जिस टीवी प्रोग्राम पे जाता हूं, आप सारे अपोजिशन की तरफ नजर लगाए बैठे हैं कि अपोजिशन कुछ करेगी। ये पार्लिमानी जमहूरियत अददी अक्सरियत से चलती है। हम तो तनकीद कर सकते हैं, जो हुकूमत की नाकामी है उनको बयान कर सकते हैं, उनके स्कैंडल एक्सपोज कर सकते हैं। हमने सब कुछ किया है। अब हम पर फर्ज है, ये सियासतदानों का काम है कि एक हुकूमत नाकाम हो चुकी है, उसका कोई मुतबादिल तलाश करें, आइन के अंदर, जमहूरी अमल के अंदर उसका मुतबादिल तलाश करें। यही आज सबके लिए चैलेंज है, ये सियासतदानों के लिए चैलेंज है। अवाम जो है वो तो तंग बैठे हैं, अवाम तो इस हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। इसलिए आज सियासतदानों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरह अवाम के एतमाद को बहाल करते हैं और इस मामले का हल तलाश करते हैं। अच्छा ठीक है भाई साहब, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट ऑपोजिशन -1 नहीं कराना चाहती है, ना ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है। ऑपोजिशन तो उस पर यकीनन बात कर सकती है, तनकीद कर सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी बहुत सारी बातें सामने आती हैं। तो फिर आपके ख्याल में जब -1 की बात होती है या कुर्सी मजबूत या कमज़ोर होने के हवाले से बात होती है, तो ये कौन करना चाहता है? फिर कहाँ से ये बात आती है सामने -1 वाली या चेंज वाली, अगर ऑपोजिशन नहीं करना चाहती तो? ये तो वज़ीर आज़म ही बातें कर रहे हैं, हमने तो कभी नहीं की। -1 बुनियादी तौर पे रूलिंग ट्रेजरी बेंचेस के अंदर एक तब्दीली होती है, उसमें अपोजिशन का कोई रोल नहीं होता। हम उसमें मदद या मुखालफत नहीं कर सकते। -1 ये होता है कि जो शख्स आज वज़ीर आज़म है उसको अपनी ही जमात हटाकर एक नया आदमी लाए। वो इमरान खान साहब ने पहले ही अपनी जमात को बता दिया था कि भाई और कोई चॉइस नहीं है, और जो चॉइसेस बन रहे थे लोग उनसे तकारीर कराई असेंबली में अपने हक में, और उसके बाद असेंबली में आकर ये मुख्तलिफ बातें की कि -1 अपोजिशन करा रही है और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तुम हमें ना छोड़ो यार, तुमने छोड़ा क्या है? 2 साल से तुम लगे हुए हो। मैं तो आज भी कहता हूं, मैं वज़ीर आज़म रहा हूं, एक करप्शन हमारी हुकूमत की बता दें, मैं इस हुकूमत की अभी आपको 10 करप्शन के स्कैंडल गिन के बता देता हूं। 6 तो आपने भी गिन के बता दिए, और अभी करप्शन जारी है, अभी रुकी नहीं है। चीनी 55, चीनी आज भी 85 की बिक रही है। शुगर माफिया को कंट्रोल इस तरह इमरान खान ने किया है कि उनको 150 अरब दे चुका है, और शुगर माफिया सारी काबीना के टेबल पे बैठा हुआ है। ये आज हालत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो चैलेंज करता हूं इमरान खान को, तुम जोर लगाओ यार, हम भी देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना जोर है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। या एक ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आज अहले पाकिस्तान ने शेखुपुरा के पास क़यामत सुगरा बर्पा होते अपनी आंखों से देखी। रेलवे फाटक के पास औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की लाशें पड़ी थी। ये लाशें ननकाना साहबाए सिख मेहमानों की थी जो पेशावर से फौतगी पर ताज़ियत के लिए आए थे। खून में लथपथ लाशें चीख कर खराबियों की निशानदेही कर रही थी। ये सिर्फ पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान रेलवेज में इससे कबल शोलों की नज़र होते इंसानी जिस्म भी देखे गए हैं। इसी रेलवेज ने तसादुम में पिस जाने वाले जिस्म भी देखे हैं, और गुज़श्ता 22 माह के दौरान ऐसे 100 से ज़ायद वाक़यात पेश आ चुके हैं। ये वाक़यात मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुए हैं। इन हादसात से जहां पाकिस्तान रेलवेज़ को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं दर्जनों कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं। ये हादसात रियासत मदीना में हुए हैं, जहां एहतसाब का मुकम्मल निज़ाम राइज करने का वादा किया गया था, जहां ख्वाब दिखाए जाते थे कि तहकीकात तक रेलवे का वज़ीर भी हो जाता है। क्या कहा जाता था, आप भी देखिए। होता ना हादसा कि जिसमें मसलन ज़लज़ला आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक कहीं कोताही हुई है, एक सिग्नल तोड़ के दरवाज़ा खुला, ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन आ गई। मेरे ख्याल में रेलवे के वज़ीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वज़ीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती।
रेलवे के वजीर, एक्सीडेंट रेलवे का हुआ, नीतीश कुमार ने रिजाइन किया। बरतानिया में कितनी दफा हुआ है कि एक छोटा सा भी वाकया होता है रेलवे का, उनका वजीर रिजाइन कर जाता है। मीर रियासत, हर हादसे के बाद आपके वजीरों की जानिब से बयानात आ जाते हैं, तहकीकात के दावे किए जाते हैं, ट्रेन में मुसाफिर जले, इल्ज़ाम मुसाफिरों पर आयद किया गया। हतमी रिपोर्ट में क्या हुआ, ताहाल फाइल गायब है। PIA का हादसा हुआ, तहकीकात का दावा किया गया, मगर जो हुआ वो सभी के सामने है। सानिया साहिवाल पर भी एक तवील खामोशी है। मीर रियासत, कहाँ तक सुनेंगे और कहाँ तक सुनाएं? हमारा काम दस्तक देना है, हम दस्तक देते रहेंगे, दरवाज़ा खुले या ना खुले, अरबाब इख्तियार नोटिस लें या फिर ना लें। ये तो थी आज की दस्तक। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।